मेरे पापा जब छोटा था मैं तो कभी मायूस हो जाता था और मायूस हो जाता था तो मैं खुद को क्रिटिसाइज करता था। अरे मैं मेरे से ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर सकता। तो पापा हमेशा कहते थे अरे बेटा तू सेलिब्रिटी है, कुछ तो अच्छा करेगा। जब मैं अपने टीचर के पास गया 2007 में, मनीष गुप्ता सर के पास मैं सीखने के लिए पुणे में गया और जब वहां सीखता था तो वहां पहली बार सीखा शब्दों का पावर क्या है। वो बोलिए जो कि आपको बोलना है। तो मैंने बोलना शुरू किया, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। उसके बाद मैंने एक और चीज सीखी, जो आपको चाहिए उसके साथ मजाक करो। जो आपको बनना है, जैसा आपको बनना है, वो मजाक करना शुरू करो। तो मैंने मजाक मजाक में दोस्तों को एक दिन भागे भागे मैं, मेरे सारे दोस्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हम लोग पुणे में एक एफसी रोड है, एफसी रोड पे होटल शबरी थी, वहां पे ब्रेकफास्ट के लिए सभी लोग बैठे थे। संडे का दिन था। मैं 9:15 9:30 बजे उनसे मिलने गया और मैंने उन सभी को कहा, हेलो आप लोगों को पता है आज हम सब के पास सेलिब्रिटी के साथ ब्रेकफास्ट करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। आज हम सब के पास सेलिब्रिटी के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका है। तो सभी लोगों ने कहा अरे किधर है सेलिब्रिटी, किधर है सेलिब्रिटी। मैंने कहा यार तुम चलने वाले हो क्या, चलो 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 लेट्स गो। एंड सभी लोग उठने को तैयार हुए। वास्तव में आर यू श्योर, बट बता तो सही कौन है क्या है। बोला तुम्हारे सामने खड़ा है यार, तुम्हारे सामने खड़ा है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजों ने, ये तो नहीं कि हम आज सेलिब्रिटी बन गए हैं, लेकिन एक माइनर सेलिब्रिटी जरूर है। माइनर सेलिब्रिटी तो बन चुके हैं और मेजर सेलिब्रिटी भी कभी ना कभी बन जाएंगे। दोस्तों सेलिब्रेट, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, सेलिब्रिटी वो होता है जो सेलिब्रेट करता रहता है। सेलिब्रेशन के लिए कोई रीजन नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेशन के लिए तो सिंपल है, किसी भी क्षण अपनी जिंदगी में जहां बैठे वहां से उठो एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। एज सिंपल एज दैट। एम आई राइट रॉन्ग? जहां बैठे हो वहां पे खड़े हो जाओ और फटाक से सेलिब्रेट करने लग जाओ। सेलिब्रेशन के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, बिना म्यूजिक के आप सेलिब्रेट कर सकते हो। एक समझ में आए, एक बात ऐसा था, पुणे में एफसी रोड करके है, सॉरी एमजी रोड पहले वॉकिंग प्लाजा हो जाया करता था सैटरडे संडे के दिन। तो सैटरडे संडे को मैं और मेरे दोस्त एक बार वहां घूमने गए। मेला लगता था हर सैटरडे संडे को, घूमने फिरने वाले आते थे। तो एक गाड़ी लगी हुई थी जहां पे कि वो पब्लिक में से किसी को सेलेक्ट कर रहे थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, एंड पब्लिक परफॉर्मेंसेज हो रही थी। अब रात को 10 साढ़े 10 बजे हम लोग घूमते फिरते वहां पहुंचे एंड हम लोग सब बड़े एक्साइटेड थे। ओके, मैं और मेरे दोस्त पागल कहते थे हमें दुनिया को। कहते ना कि अगर लोग कहते हैं, अगर आपको पागल ना कहें इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ तो गलत कर रहे हो। ओके, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यार जो पागल नहीं है ना, उससे जिंदगी जीना ही नहीं आता। वो बड़ा हर चीज में कैलकुलेटिव हो जाता है। ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, ऐसा क्या होगा। जो पागल होता है वो अपनी जिंदगी को मस्ती से जीता है। तो हम लोग वहां जाके खड़े हुए, भीड़ लगी हुई थी एंड गाना चल रहा था। सभी दोस्तों ने अचानक से मेरा नाम शाउट करने शुरू कर दिया, भूपेंद्र भूपेंद्र। तो पूरी भीड़ और आसपास में ना 10-15 दोस्तों ने पूरी भीड़ को भी उकसाना शुरू कर दिया, भूपेंद्र भूपेंद्र। तो ये जो गाड़ी पे जो प्रोग्राम करवा रहे थे, ओपन प्रोग्राम, उन लोगों को लगा कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो गाने वाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो मेरी टीम में से, मेरे दोस्तों में से एक बंदा जाके उसको बोला, अरे भूपेंद्र को बुलाओ, जबरदस्त गाना गाता है, जबरदस्त ये करता है। अब मुझे ये पता ही नहीं अचानक से मेरा नाम होने लग गया एंड उन्होंने कहा अब तो हम एक भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, 10:30 हो गए, बिल्कुल बंद करना है। एंड थोड़ी सी देर बाद ऐसा हुआ कि उनको माननी पड़ी, इतने सारे लोगों की पब्लिक डिमांड में एक सिंगर का नाम हुआ, वो था भूपेंद्र। मुझे बुलाया गया स्टेज पे और मैं स्क्रीन मतलब उस गाड़ी के ऊपर चढ़ा और बहुत सारे लोग मेरे सामने थे, करीब 1000 लोग मेरे सामने थे शायद, और आ रहे थे जा रहे थे, भीड़ थी, चलता हुआ रास्ता था वो। व्हाट, मैंने गाना शुरू किया। लेकिन गाना शुरू करने के पहले मैंने एक ही चीज कही। मैंने कहा दोस्तों लिसन, मेरे को तो पता ही था मेरी गाना सुनते ही वो लोग कान में उंगली डाल लेंगे, लेकिन मैंने एक चीज कहना शुरू किया। मैंने कहा दोस्तों नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, नशा दोस्तों गाने वाले में नहीं होता है, झूमने वाले में होता है। आप सब झूमिएगा, मेरा गाना कैसा भी हो। मैंने गाना शुरू किया, 2 मिनट में उसने माइक छीन लिया उसने 2 मिनट में माइक छीन लिया, लेकिन फिर भी मैंने और मेरे दोस्तों ने जम के एंजॉय किया, क्योंकि फेलियर मैं नहीं हूं। फेलियर वो सिर्फ क्षण हो सकता है, वो पल हो सकता है। मैं मेरी जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है और ये मैं आपको भी कहना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी में कभी फेल हो नहीं सकते। ऐसे मोमेंट आएंगे जब लोग आपका मजाक बनाएंगे, ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। लेकिन मैं उस समय चाहता तो उस गाड़ी पे नहीं जाता, लेकिन मैं इसलिए जाना चाहता था उस गाड़ी पे क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं पब्लिक के सामने नहीं जाऊंगा, उनको फेस नहीं करूंगा, उनके चेहरे नहीं देखूंगा, जब तक वो मुझे ऊपर नहीं देखेंगे, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। इस प्रोसेस में मुझे पता है कि वो मेरा मजाक बना सकते हैं, इस प्रोसेस में मुझे पता है कि वो लोग जिंदगी में मेरे को
ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेकार बोला, ये अच्छा नहीं बोला, इसने अच्छा बात नहीं किया, लेकिन यही प्रोसेस है ग्रोथ का, यही प्रोसेस है चलना सीखने का। जब पहली बार बच्चा खड़ा होगा तो गिरेगा, ये प्रोसेस है चलना सीखने का। जब पहली बार बच्चा दौड़ेगा तो वो लड़खड़ाएगा, ये प्रोसेस है सीखने का। तो मुझे प्रोसेस था सीखने का, मेरी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करने का, कि लोगों के पास जाओ और सामने जाके जो करना शुरू कर दो। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स ये देना चाहता हूं कि आपकी बोलने की स्किल को सबसे पहले इंप्रूव करो, चाहे जो हो जाए। दोस्तों, आपको जाना ही पड़ेगा लोगों के सामने। एक बार की बात है, जब मैं स्टेज पे नहीं जा रहा था तो मेरे टीचर ने कहा, क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा, सर डर लगता है। तो उन्होंने कहा, भूपेंद्र पहली बार जाएगा, उन्होंने मुझसे पूछा, भूपेंद्र किस चीज से डर लगता है? मैंने कहा, सर डर लगता है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। बोला, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। भूपेंद्र जाना शुरू कर, पहली बार जा, दूसरी बार जा, तीसरी बार जा। जब पहली बार जाएगा लोग हंसेंगे, दूसरी बार जाएगा लोग हंसेंगे, तीसरी बार जाएगा लोग हंसेंगे, 5वीं बार बोलेगा हाँ लोग हंसेंगे, 10वीं बार बोलेगा लोग हंसेंगे, 12वीं बार, 15वीं बार या 20, 25, 30, 40 बार बोलेगा लोग हंसेंगे। लेकिन तू स्टेज पे फिर भी जाता रहना, फिर भी जाता रहना, फिर भी जाता रहना, फिर भी जाता रहना, फिर भी जाता रहना। 50 लाख लोग फ्यूचर में तुझे सैल्यूट मारेंगे, सैल्यूट मारेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी चीज मैंने अपने जीवन में पकड़ ली। देखिए, बदलाव के लिए आपको ये पूरी वर्कशॉप का एक एक डायलॉग याद करके रटने की जरूरत नहीं है। बदलाव के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे मोती, ऐसे छोटे छोटे पंच लाइन जो इस वर्कशॉप में आने वाले हैं, ये छोटी छोटी पंच लाइन से आपकी जिंदगी बदलेगी। जैसे ये पंच लाइन कि तू जाता रहे स्टेज पे, फर्स्ट 50 लाख लोग तेरे को सैल्यूट मारेंगे। ये एक छोटी सी पंच लाइन है, एंड आई जस्ट लव्ड दिस पंच लाइन। और वास्तव में कितनी सही है, कितनी सटीक है। आप स्टेज पे जाते रहो, आपकी जिंदगी बदलती रहेगी। आपको जो लक्ष्य हासिल करना है उस लक्ष्य के डायरेक्शन में जाते रहो। आपको फेलियर मिलेगा, आपको तकलीफें मिलेगी, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, उसके बावजूद भी आप चलते रहो। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो अचीव नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं एक माउंटेनियर भी हूं। माउंटेनियरिंग का मैंने बेसिक कैंप किया, एडवांस कैंप किया, और जब मैं माउंटेनियरिंग के पहले कैंप में गया, बेसिक कैंप में, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अलाइड स्पोर्ट निमास करके है अरुणाचल प्रदेश में। मैं अरुणाचल प्रदेश में गया और माउंटेनियरिंग सीखने के लिए गया। मैं जब माउंटेनियरिंग सीखने के लिए गया और मेरे को जंगलों में 25-30 किलोमीटर रोज 18 किलो का बैग अपने सर पे डाल के या अपने कंधों पे उठा के चलने के लिए बोला गया, अप हिल। जंगलों में, पहाड़ों में, अप हिल, बर्फ के पहाड़ है, आपको ठंडी हवाएं चल रही है, और अप हिल आपको 20 किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, चलते ही जाना है। सुबह 5-6 बजे हम लोग चलना शुरू होते थे, शाम को 4 बजे कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते, कभी 5 बजे, कभी 3 बजे, कभी 8 बजे चलना था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पूरा भयंकर थक गया और मेरे से एक भी कदम उठाया नहीं जा रहा था। मैंने मेरे टीचर को कहा, सर मुझे लगता है मुझे बुखार है, सर मैं नहीं चल पाऊंगा। मेरे टीचर ने कहा उस दिन, बेटा तेरे माइंड में बुखार है, चुपचाप से चल, चुपचाप से चल। तेरी बॉडी को बोल दे, माइंड को बोल दे, चलना तो पड़ेगा। माइंड को बोल, तेरी बॉडी को यह कमांड देने के लिए कि तुझे चलना तो पड़ेगा, तू रुक नहीं सकता, तू थक नहीं सकता। यहां जंगल में तेरे को कोई अकेला छोड़ के हम जा नहीं सकते, और तेरे को हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। यहां पे तेरे को कोई खाना पीना देने वाला नहीं है, यहां तेरे लिए कोई अलग से टेंट लगाने वाला नहीं है, ये तेरे मम्मी का घर नहीं है जहां तेरे को पानी पूछा जाएगा, चाय पूछा जाएगा। तू भैया भयंकर जंगल में है, यू कैन नॉट रियली गिव अप हियर। दोस्तों, जब मेरे माइंड में जब उन्होंने कहा तेरे माइंड में बुखार है, मेरे को ये समझ में आ गया कि वास्तव में माइंड बहुत स्ट्रांग है। और उस समय जी तो नहीं कर रहा था एक कदम भी चलूं, लेकिन फिर भी चलता गया। और जब मैं चलता गया तो अब उन्होंने एक और चीज कही, सिर्फ अगले स्टेप पे ध्यान रख, उससे ज्यादा कुछ मत सोच, उससे ज्यादा सोच ही मत कि तुझे इतना ऊपर जाना है, इससे ज्यादा मत सोच कि वो पहाड़ की चोटी कितनी दूर है। और जब वास्तव में नीचे से देखते थे और देखते थे अभी तो उतना दूर और जाना है, और बॉडी पूरी थक चुकी है, बॉडी पूरी गिव अप कर चुकी है, उस समय वो चोटी देखते डर लगने लगता था, कैसे जाएंगे इतना ऊपर। लेकिन वास्तव में जो मैजिक था, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और अपने माइंड को बोलना, पहुंच जाएगा, 100% पहुंच जाएगा, चलता रहे, डोंट गिव अप, यस यू स्टिल हैव द पावर, एक और कदम, स्टिल हैव द पावर, एक और कदम, स्टिल हैव द पावर, एक और कदम, अपने अंदर ताकत है, एक और कदम बढ़ा, एक और कदम बढ़ा। और दोस्तों, ये एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते 20-20, 25-25 किलोमीटर और इतनी बड़ी बड़ी चढ़ाइयां चढ़ जाते थे कि पता ही नहीं लगता था। ऑक्सीजन की कमी होती थी, उसके बावजूद भी हो जाता था। दोस्तों, दैट्स द पावर,
मैंने 2019 में एक साइकिल रैली की, पूना से लेके न्यू दिल्ली तक का साइकिल रैली। एंड आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा वेट था 95 केजी एंड मैंने जिंदगी में कभी साइकिलिंग कभी की नहीं थी, एक भी दिन मैंने साइकिलिंग नहीं की थी। 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था साइकिल रैली, ये सोच के कि 3 महीने में अपन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन बिजी शेड्यूल, ट्रैवल, प्रेशर काम का, और अब 15-20 दिन साइकिल चलाने जाना है, उसके पहले सारे काम निपटाने, ऐसा प्रेशर बिल्ड हुआ कि जिंदगी में कभी भी मैं एक दिन भी प्रैक्टिस को दे नहीं पाया। एक दिन मैं साइकिल लेके 15-20 किलोमीटर प्रैक्टिस के लिए गया, वहां एक छोटी सी चढ़ाई आई, वो चढ़ाई मुझसे चढ़ी नहीं, मेरे को उतरना पड़ा साइकिल से और फिर वो साइकिल चढ़ानी पड़ी, और जब मैं चढ़ाया तो वापस से घर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये एक दिन मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस की थी। वो दिन आ गया जब हमें साइकिल रैली शुरू करनी थी, और पहले दिन 74 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई, दूसरे दिन मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन दूसरे दिन 150 किलोमीटर साइकिल चलाई, तीसरे दिन 157 किलोमीटर साइकिल चलाई एंड मैं सबसे पीछे था, मेरी बॉडी पूरी टायर्ड हो चुकी थी, लेकिन विल पावर, माइंड ने कहा एक कदम और, क्योंकि वो माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस था, एक कदम और, 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 एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और पैडल, एक और पैडल करते करते 150 किलोमीटर हो जाता था। हालत तो मेरी 10, 15, 20 किलोमीटर में ही पतली हो जाती थी, लेकिन कैसे कैसे करते करते 140-50 किलोमीटर हो जाता था। 7वें दिन तक मेरी हालत खराब रही। 8वें दिन मैं रेस में सबसे आगे था, 8वें दिन मैं पूरी साइकिल रैली में सबसे आगे था। पैडल फॉर चेंज करके हमने ये साइकिल रैली की थी दोस्तों, और हमारी साइकिल रैली के इस आयोजन में 9 सीनियर सिटीजन्स थे। 9 लोग 60, 62, 65, 69 ईयर के लोग भी हमारे साथ साइकिल रैली में थे, और ये सब लोग 120, 150, 180 किलोमीटर तक डेली साइकिल कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका माइंड अगर मान ले कि ये करना है, अगर आपका माइंड ये ठान ले कि ये करना है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बट आपका ही ये जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच की लड़ाई होती है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये बड़ा मुश्किल है, कॉन्शियस माइंड कहता है करना तो पड़ेगा, फिर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को कमांड देता है तुझे करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, देख तेरी इज्जत का सवाल है, तूने पूरी दुनिया को बोल दिया साइकिल रैली करेगा, देख तूने पूरी दुनिया को बोल दिया माउंटेनियरिंग का कोर्स करेगा, तू छोड़ के जाएगा कैसे, लोग तेरे पे हंसे। कॉन्शियस माइंड जब सबकॉन्शियस को पूरी तरह से कमांड देता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस बाय डिफॉल्ट लेजी है, मैंने आपको बताया था, आपका सबकॉन्शियस माइंड लेजी है। कोई भी बड़ा काम आप करने जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड आपको 50 रीजन देगा। आप सबने देखा होगा ना, आप सब रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो, रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन क्या होता है, एक दिन जल्दी उठ जाते हो, दूसरे दिन क्या होता है, स्नूज 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 स्नूज। सबकॉन्शियस माइंड कहता है उठ के बताना बेटा, उठ के बताना। राइट, अब सुबह सुबह बेचारा कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड रात भर सोया हुआ रहता है, उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं होता है। सबकॉन्शियस तो 24 घंटे जागता रहता है। जब सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागता रहता है माय डियर फ्रेंड, कॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है। कॉन्शियस माइंड अलार्म सुनता है, अलार्म सुन के सबकॉन्शियस कॉन्शियस को उठाता है, अरे अलार्म बज गया। सबकॉन्शियस के अलार्म से कॉन्शियस फिर उठता है, कॉन्शियस को अलार्म पूरी तरह से सुनाई देता है, ऑलराइट 5:30 बज गए या 5 बज गए या 4:30 बज गए, तूने अलार्म लगाया था। अब आप अलार्म लगाने के लिए बात करते हो, अब आप कहते हो, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को कहता है उठ जा, सबकॉन्शियस कहता है 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और, फिर कॉन्शियस कहता है ठीक है 5 मिनट और सो ले, क्योंकि कॉन्शियस क्या है, अब कमजोर हो चुका है। 5 मिनट और सो ले, स्नूज 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 स्नूज। एंड ऐसे करते करते जब आपकी आंख खुलती है तो सुबह के 8:30 बजे होते हैं, 7:30 बजे होते हैं, 6:30 बजे होते हैं, या 9 बजे होते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज को रिलेट कर पाते हैं? दोस्तों, आप में से हर एक व्यक्ति इन चीजों को रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि ये आपकी कहानी है, ये आपके साथ हो रहा है, ये लड़ाई आप दोनों के साथ हो रही है। हम लोग एक कमांडो ट्रेनिंग करके प्रोग्राम चलाते हैं, और वो प्रोग्राम क्यों शुरू हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद भी, मेरे साथ भी यही होता था, रोज कमिटमेंट करके सोता था, 4:30 उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाते थे, क्योंकि हर काम बड़ा करने के लिए क्या चाहिए, संगत, आदत, गुरु। अगर मैं माउंटेनियरिंग में अकेला जाके आज करूं तो शायद आज मैं वो चढ़ाइयां नहीं चढ़ पाऊंगा जो मैं उस समय उस ग्रुप के साथ चढ़ गया। आज वापस से मुझे ग्रुप दे दो, वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई आप में से हर कोई आदमी चढ़ जाएगा हंसते हंसते। संगत का पावर होता है, आदत का पावर होता है, और गुरु का पावर होता है। मैंने कहा यार, मेरे को गुरु भी चाहिए, मेरे को संगत भी चाहिए,
चाहिए, मेरे को आदत भी चाहिए, क्या करूं क्या करूं। बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, तो एक दिन मूड में आया कि 50 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, उनको मैं गुरु बना लेता हूं, मैं उनका गुरु बन जाता हूं। ऐसे करके एक नाम दे दिया, कमांडो स्पेशल कमांडो चैलेंज। स्पेशल कमांडो चैलेंज में सभी को 4:30 उठना होता था, 4:45 पे मेरे साथ ट्रेनिंग में आना होता था, और 4:45 से लेकर 6:30 बजे तक सुबह हम लोग बहुत सारी चीजें करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। एट द सेम टाइम हम सीखते थे, नया सिखाते थे, वीडियोस देखते थे, रीडिंग करते थे, कई सारी चीजें हम करते थे। पहला 90 डेज का वो चैलेंज हुआ, सभी लोगों ने 90 आउट ऑफ 90 डेज सभी के सभी उठ पाए। 90 में से 90 दिन सभी लोग उठ पाए। ये एक जबरदस्त अचीवमेंट हो गया हम सब के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ये अचीवमेंट हो गया। उसके बाद तो मैंने कहा अब इस आदत को छोड़ना नहीं है। मैंने तो सिर्फ जल्दी उठने के लिए किया था, मैंने तो सिर्फ अपने आप को उठाने के लिए उपक्रम किया था। 40 लोग हम लोग थे, दूसरा बैच मैंने लॉन्च किया, मैंने कहा 50 लोग और आ गए दूसरे बैच में, और पुराने 40 ऐसे करके 80-90 लोग हम कनेक्ट होने लगे। हम लोग रोज सुबह 4:30 बजे उठने लगे, एंड धीरे धीरे हम सब की आदत पड़ने लगी। लेकिन फिर से दूसरे बैच के बाद मैंने थोड़े से दिन 10 दिन रेस्ट लिया, 10 दिन रेस्ट लिया तो वापस से सुबह 10 बजे उठने लग गए, 8 बजे उठने लग गए, रात को सुबह 7 बजे उठने लग गए। मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, संगत छोड़नी नहीं है, आदत छोड़नी नहीं है, गुरु छोड़ना नहीं है, संगत, आदत, गुरु, ये तीनों चीजें छूट गई, वापस से ढर्रे में आ जाएंगे। एंड दोस्तों, हम लोगों ने आज 2.5 साल, 2 साल हो गए, 3 जून 2019 से 2 साल प्लस 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा हो गया है, तब से हमारा द कमांडो चैलेंज 90 दिन का चैलेंज होता है। और लोगों के अंदर ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होता है कि हर आदमी उठता है सुबह 4:30 बजे, हर आदमी ज्वाइन करता है सुबह 5 बजे। 5 बजे से 1 मिनट लेट कोई लॉग इन नहीं कर सकता। अगर लॉग इन करता है तो उसे खुद ही इतना गिल्ट महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी डालते हैं। दोस्तों, आई वॉन्ट टू टेल यू, आप में से हर किसी को बदलना है अपनी जिंदगी, और बदलना है तो भयंकर चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, खुद से आगे होके चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। जैसे मैं चाहता तो उस दिन उस स्टेज पे नहीं जाता जहां रोड बह रही थी, जहां हजारों लोगों की क्रिटिसिज्म का शिकार मुझे होना था, लेकिन मैं फिर भी गया, क्योंकि मुझे अपने आप को चैलेंजेस लेने की आदत डालनी थी। हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और आज आप सीखेंगे और भी ज्यादा गहराई से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और बदलता है। ये कोई मिरेकल नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली एक फैंसी नाम है जो कि सीक्रेट बुक के अंदर दिया गया है। द सीक्रेट करके बुक लिखी गई है, रोंडा ब्रायन ने वो किताब लिखी, और वहां से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रचलित हुआ। उसके पहले द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब लिखी गई, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये है क्या? ये इससे देखा जाए तो एक साधारण सी चीज है, जो बीज बोओगे वो बीज का फल आपको मिलेगा। ये सिंपल है। गीता में कहा गया है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बस वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक्शन ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने आपको गाली दी, आप मुझे गाली दोगे। मैंने आपको अप्रिशिएट किया, आप मुझे अप्रिशिएट करोगे। मैंने आपको वैल्यू दी, आप मुझे वैल्यू। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हर समय काम करता है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है, चाहे आप इसे माने चाहे आप इसे नहीं माने, ये हमेशा काम कर रहा है, कर रहा था, करता रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि देखिए, कल मैंने वैक्सीन ली, और जब वैक्सीन ली तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार वैक्सीन के बाद तो लोगों को बुखार आ जाता है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, मैं वर्कशॉप कैसे डिलीवर करूंगा। तो जब मेरे अंदर ये फियर आया तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये प्रॉब्लम। और जैसे मैंने वैक्सीन लेके अपने फैमिली ग्रुप पे अपडेट डाला, मेरे भाई का फोन आया, अरे आर यू मैड, तूने आज वैक्सीन ले ली, तेरे को इतना बड़ा वर्कशॉप डिलीवर करना है, कहीं बुखार आ गया तो, कहीं प्रॉब्लम हो गया तो। जब ये कॉल आया तो मेरे को बड़ा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए स्ट्रेस हुआ। फिर मैंने कहा मैंने सीखा क्या है, मैंने जो सीखा है उसे अप्लाई करना है। मैंने जो सीखा है कि माइंड को बोल दे कि तू 21 दिन का वर्कशॉप तू पावरफुल तरीके से डिलीवर कर रहा है, नो मैटर व्हाट यू डू। तू 21 दिन तक ये पावर, जब माइंड को प्रोग्राम कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दें और उस चीज पे फोकस लगा ले जो आपको करनी है, तो आई एम टेलिंग यू, पूरी कायनात उसे आपका साथ देने लगेगी। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, ओम शांति ओम मूवी का, अगर पूरी शिद्दत से किसी भी चीज को चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है उसे आपसे मिलाने में। पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने में। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर शिद्दत है? क्या आपके अंदर पावर है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है शिद्दत लगा दो, शिद्दत लगा दो, फोकस लगा दो। यू नो, इलोन मस्क का एक कहानी मुझे याद आता है। इलोन मस्क
टेस्ला सॉरी वो स्पेस एक्स कंपनी बना के रॉकेट लॉन्च करना चाहता था। नासा के पास गया, नासा कैन यू हेल्प मी लॉन्चिंग द रॉकेट। नासा ने कहा हु द हेल आर यू, कौन है भाई तू, है कौन तू, तेरा स्ट्रेटजी क्या है, तेरा स्टेटस क्या है, तू जानता, तू कौन है भाई, मेरे पास आया क्यों है। इलोन मस्क को नासा ने भगा दिया, और इलोन मस्क को जब नासा ने भगा दिया माय डियर फ्रेंड, तो आपको पता है इलोन मस्क ने क्या किया, उसने खुद रिसर्च करना शुरू किया, उसने ऐसे लोगों को हायर किया जो कि वास्तव में वो रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं, उसने वैसी बुक्स पढ़ना शुरू किया और सारी टेक्नोलॉजी को खुद समझ के खुद ने स्पेसएक्स से रिलेटेड चीजें सोच करना शुरू कर दिया। Am I right? दोस्तों ये होती है शिद्दत, जहां पे कि पूरे दुनिया ने कह दिया ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने कहा हम करेंगे। मैं हमेशा रतन टाटा साहब का एग्जांपल देता हूं, वो एक बार बैंगलोर गए, और बैंगलोर जब वो गए, स्कूटर से एक फैमिली जा रही थी और वो पूरी फैमिली नीचे स्कूटर से गिर गई, और उसी क्षण रतन टाटा साहब ने सोचा कि एक ऐसी कार हम बनाएंगे जिसमें कि पूरी फैमिली जा सके और कोई भी उसे अफोर्ड कर सके। और आपको भी पता है उन्होंने नैनो बना दी। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज को ट्रेन करने का, जैसे कि मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज में काफ़ी सारी ट्रेनिंग की, टाटा मोटर्स के एम्प्लॉइज भी वहाँ आके ट्रेनिंग में बैठते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही चर्चा छेड़ दी कि वास्तव में ये नैनो कैसे बनी। तो वो जो टाटा मोटर्स के कुछ एम्प्लॉइज वहाँ बैठे थे और टाटा टेक्नोलॉजी, दोनों की हिस्सेदारी से वो बनी। टेक्नोलॉजिकल पार्ट ये कंपनी देख रही थी और जो फिजिकल पार्ट है वो कंपनी देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि सर इम्पॉसिबल था ये कार बनाना, सर इम्पॉसिबल था ये कार बनाना। तो पहली मीटिंग जब हुई रतन टाटा साहब के इस अनाउंसमेंट के बाद, तो हम लोग गए और रतन टाटा साहब को कहा सर इम्पॉसिबल है, ये कार नहीं बनेगी। तो रतन टाटा साहब ने कहा देखिए मैं पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर चुका हूं और मुझे यकीन है कि हर चीज पॉसिबल है। अब अगर आप मुझे ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे पॉसिबल बनाएं, आप इसे पॉसिबल बनाएं, मेक इट पॉसिबल। रतन टाटा साहब ने मीटिंग छोड़ दी और चले गए। 2 महीने का हमें टाइम दिया गया। 2 महीने के टाइम के बाद हम लोगों ने फिर से टाटा साहब के साथ मीटिंग की और बताया कि सर बहुत मुश्किल जा रहा है, नहीं हो सकता। रतन टाटा ने कहा होना तो इसको है, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन ये होगा। एंड उसके बाद फिर से मीटिंग छोड़ दी गई और 2-2.5 महीने के बाद हमें एक छोटी सफलता मिली कि यार हम कार का प्रोटोटाइप वगैरह बना रहे थे, लेकिन हमारे सामने समस्या आई कि इतना छोटा इंजन दुनिया में कोई नहीं बनाता, हम कैसे बनाएं इस छोटे इंजन को। वापस से टाटा साहब के पास प्रॉब्लम लेके गए। उन्होंने कहा प्रॉब्लम लेके मत आओ, सॉल्यूशन लेके आओ। हर चीज का सॉल्यूशन इस दुनिया में है, और अगर कोई सॉल्यूशन दुनिया में आज तक नहीं बना तो हम फर्स्ट पर्सन होंगे जो कि वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। दोस्तों वो फिर से मीटिंग से चले गए एंड फिर सफलता मिली कि इंजन बन गया। बाद में लास्ट में जब फाइनलाइजेशन का टाइम आया तो एक इंजीनियर ने सजेस्ट किया सर 1 लाख रुपए में बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको बनाना, एक काम करते हैं पीछे की दोनों सीटें हटा देते हैं, पीछे के डोर डमी कर देते हैं, कार आपकी बना देंगे सर, है ना, लेकिन 2 सीटर बनेगी, 4 सीटर नहीं बनेगी। टाटा साहब ने कहा मैंने 4 सीटर के लिए प्रॉमिस किया है, तो मुझे कौन सी कार चाहिए, 4 सीटर ही चाहिए। एंड ही अगेन लेफ्ट द मीटिंग। दोस्तों जब इतनी क्लैरिटी हो माइंड के अंदर तो कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है। तो आइए समझते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के साथ भी काम क्यों करता है, कोई भी इंसान के साथ ये काम कैसे करता है, क्यों करता है। आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो कल हमने सीखा कि हर चीज क्या है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। हमने ये भी सीखा पूरी दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, तो आप कौन है, आप भी कौन है, एनर्जी है। और हमने ये भी सीखा अगर एनर्जी ही आप हैं और आप ही एनर्जी है, तो एनर्जी ही क्या है, भगवान भी है। हर चीज जो हमें चाहिए इस दुनिया में क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिजिक्स कह रहा है। आप कहेंगे सर मैं ऊर्जा हूं, इसका कैसे पता करूं, तो इसका अभी इसी समय आप पता कर सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे लीजिए, इसी पर लीजिए, ऑलराइट, इसी पर लीजिए एंड दोनों हाथों को इस तरह से कीजिए हल्का हल्का। अगले 1 से आई थिंक 30 सेकेंड या 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको आपके दोनों हाथों के अंदर एक मैग्नेटिक सा फील होना शुरू हो जाएगा। है राइट? आपको दोनों हाथों के अंदर हल्का सा खिंचाव फील होना लग जाएगा। आपको दोनों हाथों के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे कि रबर की बॉल है, उसको आप प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। एम आई राइट? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील इट? कम ऑन, जितने लोग जूम पे हैं उनको तो आप देख सकते हैं। कैन यू फील इट जूम वालों? जूम वाले लोगों को, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? ऑलराइट, मेनी ऑफ यू कैन फील इट, दैट्स ग्रेट। जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं उनको भी फील हो रहा होगा। दोस्तों आपके दोनों हाथों के अंदर एनर्जी है।
आपकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी है। मैंने बचपन में देखा, हमारे घर में एक इलेक्ट्रिशियन काम करने आता था, वो एक तार को पकड़ता था, दूसरे हाथ से बल्ब पकड़ता था और बल्ब जल जाता था। राइट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर से करंट पास हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है दोस्तों। इट्स अ लॉ ऑफ एनर्जी। एक और प्रयोग एनर्जी का देखते हैं और शब्दों का देखते हैं कि शब्द और एनर्जी से कैसे काम हो सकता है। आपका ये वाला हाथ लीजिए, राइट हैंड, एंड इसको मुंह के सामने कीजिए एंड बोलिए, I love you, I love you, I love you, I love you so much, I love you so much, I love you so much, I love you, I love you. ओके, आपने इस हाथ को बोला। अभी दूसरा हाथ लीजिए, ओके, और इसको बोलिए, I hate you, I don't like you, I hate you. मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, I hate you, I hate you, I hate you. ऑलराइट, दोनों हाथों को आपने बोला। अब दोनों हाथों को ऐसे रखिए और देखिए कौन से हाथ की एनर्जी आपको लाइट लग रही है, कौन से हाथ की एनर्जी हल्की लग रही है, कौन से हाथ की एनर्जी भारी लग रही है। आप देखेंगे कि राइट हैंड की एनर्जी जहां पे आपने बोला आई लव यू, वो हल्की लगेगी, और लेफ्ट हैंड की एनर्जी आपको भारी लगेगी। कुछ लोगों को ठीक से अनुमान नहीं लगे तो वो उनका उल्टा हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों आप इसको प्रयोग को बार बार देखेंगे क्योंकि ये हल्का ही होने वाला है। द मोमेंट आई से आई एम लुकिंग गुड टू माई सेल्फ, जैसे ही मैं अपने आप को कमांड देता हूं आई एम लुकिंग गुड, मेरा पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जैसे ही मैं अपने आप को बोलता हूं आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरी पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। दोस्तों क्या बदल रहा है इस कमांड से? क्या बदल रहा है? पूरी बॉडी की ऊर्जा बदल रही है। कभी आप इंटरव्यू में जा रहे हो और किसी ने कुछ टफ सवाल पूछ लिया, या कभी आप स्टेज से बात कर रहे हो और किसी ने टफ सवाल पूछ लिया, अचानक से एकदम से बॉडी की एनर्जी ऐसे हो जाती है। ओके, और आप उनके शक्ल पे देख सकते हो कि यार इसको ये सवाल अच्छा नहीं लगा, या आप शक्ल पे देख सकते हो कि इसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, और किसी सवाल को सुनते ही किसी की एनर्जी अप हो जाती है, और आप देख सकते हो कि ये सवाल सुनते ही उस इंसान के अंदर कुछ वाइब्रेशंस का बदलाव हुआ। दोस्तों ये वाइब्रेशन का बदलाव है। यू कैन हील योर बॉडी, ये मैंने आपको कल बताया था, लुइस हे की बुक। ऐसे ही दोस्तों एक हील करके मूवी है, HEAL, हील, ये मूवी आप देखिएगा। ये मूवी आप देखेंगे तो आपको इस मूवी में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो आप उसे हील कर सकते हैं, उसको सही कमांड्स देके, उसके आसपास का वातावरण चेंज करके, उसको हैप्पीनेस के अंदर डाल के। आपने द सीक्रेट अगर मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा एक लेडी जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उसने बताया कि मुझे जिस दिन पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चेंज करना सोचा, और मैंने अपना पूरा वातावरण ऐसा बना दिया जो कि मुझे याद दिलाए कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैंने आसपास म्यूजिक लगाना शुरू कर दिया, मैं फनी मूवीज देखने लगी, मैं बहुत ज्यादा हंसने लगी, खेलने लगी, एंड एवरीथिंग बिकेम ग्रेट। दोस्तों एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूना में था, और पूना में जेएम रोड पे एक हॉल है, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम। 250-300 लोगों का बैठने का हॉल है, और उस हॉल में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था इसी टॉपिक के ऊपर। थॉट एंड लाइफ मास्टरी मेरा प्रोग्राम होता है, तो वो थॉट एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम मैं वहां कर रहा था, और मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जब आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। आप जो चाहो वो पा सकते हो, आप चाहें तो अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। ऐसे मैंने कई सारी चीजें बताई। तो एक आदमी वहां खड़ा हो गया, उसकी एज होगी, उनकी एज होगी अराउंड 45-46 के आसपास। वो खड़े हो गए, बोले सर मुझे सच में इस समय कुछ ना कुछ शेयर करना है। आई वांट टू शेयर समथिंग सर, आई वांट टू शेयर समथिंग। सो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट टू शेयर? मैंने कहा व्हाट डू यू रियली वांट टू शेयर? उन्होंने कहा नहीं सर, आई वांट टू शेयर समथिंग। एंड उस समय जब वो बोल रहे थे आई वांट टू शेयर समथिंग, तो मैंने कहा चलिए, सभी से सहमति ली, सभी को बोला ठीक है आइए। वो आए, और वो अपने 15 साल के एक बच्चे के साथ आए, स्टेज के ऊपर आए। बोले सर मैं आपका प्रोग्राम सुनने के लिए इस ऑडिटोरियम में आज नहीं आया हूं, मैं तो आपके प्रोग्राम का न्यूज़पेपर में आज सुबह ऐड देखा, और इस हॉल का नाम जब मैंने देखा, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम जेएम रोड, मैं तो इस हॉल के अंदर बैठने के लिए आया हूं, और बैठने के बाद जो आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं उसका तो मेरे पास सोने का सुहागा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस हॉल को देखने के लिए क्यों आए? तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा सर मैं पूना से नहीं हूं, मैं पूना के बाहर शोलापुर या कोल्हापुर, उन्होंने कुछ बोले वहां से हूं सर मैं। और सर आज से 4 साल पहले की बात है, मुझे कैंसर हो गया था 3rd स्टेज, और मैं रूबी हॉल क्लिनिक करके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। और मैं रूबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो मेरे बारे में डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था, मेरी वाइफ ने गिव अप कर दिया था, मेरी मम्मी ने गिव अप कर दिया था। सभी के चेहरों पे एक ही चीज लगती थी, दिखाई देती थी मुझे कि कल मौत का समाचार आएगा या परसों। मेरे रिलेटिव्स भी मुझे जब मिलने आते थे तो उनके चेहरे पे भी यही भाव होता था कि मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रहूंगा। एंड सर एक दिन सुबह मैं जब उठा, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था कैंसर के कारण, एंड मैंने उठ के अखबार पढ़ा,
अखबार पढ़ा तो मुझे एक एड दिखाई दिया कि इस ऑडिटोरियम में, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में एक म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा था। मैंने मेरी वाइफ को कहा, देख अब मरना तो है ही, एक काम कर, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मैं चाहता हूं कि हंसते हंसते मरूं, मैं चाहता हूं कि ये दर्द के साथ ना मरूं, मुझे ये म्यूजिक का प्रोग्राम देखने के लिए ले चल। उस समय हमारा यहाँ पे कोई ज्यादा था नहीं लोग, तो हमने एक टैक्सी करी, जैसे तैसे मेरी वाइफ मुझे इस प्रोग्राम में लेके आई। इसी ऑडिटोरियम में जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसके आसपास ही कहीं मैं सर बैठा हुआ था और म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था। मेरी बॉडी में बहुत पेन था, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था उस पेन को, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक का फ्लो बनता गया, बढ़ता गया, जबरदस्त होता गया, एनर्जी बढ़ती